दोस्तों नमस्कार। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में भारत ही खड़ा है। दुनिया की तमाम महाशक्तियों की जरूरत भारत है। भारत की जरूरत कमोवेश हर महाशक्ति है। और अब यह कोल्ड वार का दौर भी नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का वक्त भी नहीं है। एससीओ की बैठक हुई और उसमें चीन के शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बैठक हुई भी या नहीं हुई, हाथ मिलाए गए या नहीं मिलाए गए, यह जानकारी भी निकलकर बाहर आ नहीं पाई। सस्पेंस ही बना रहा, यानी बैठक हुई नहीं। पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ तो नजरें तक नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके समरकंद में पुतिन के साथ तकरीबन 50 मिनट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की हुई। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह संदेश दिया कि यह युद्ध का वक्त नहीं है, दुनिया के सामने दूसरे तमाम संकट हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। वो अनाज का संकट है, वह ऊर्जा के क्षेत्र का संकट है, वह तेल का संकट है, वो फर्टिलाइजर का संकट है। और पुतिन ने कहा हम जल्द ही इसको दूर करेंगे, लेकिन आपकी जो जरूरतें हैं उसे हम पूरा करेंगे। लेकिन यह युद्ध का वक्त नहीं है। दुनिया भर के देशों ने भारत के इस वक्तव्य को, यानी प्रधानमंत्री ने जो पुतिन से कहा, उसको बड़ी महत्ता दी। लेकिन भारत की अपनी सीमा पर चीन की फौज खड़ी है, भारत के भीतर भी वह घुसी हुई है। तो क्या यह युद्ध का वक्त नहीं है और यह एक नई कूटनीति है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत ने जो अपनी पहचान इस रूप में बनाई है कि अपनी जरूरतों के मद्देनजर वह दुनिया के तमाम देशों से संबंध रखेगा। अमेरिका जैसी महाशक्ति के नाटो में भारत नहीं खड़ा है, लेकिन अमेरिका जब इस इलाके में आकर इस बात का जिक्र करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन बनाना है और समुद्री इलाके में चीन का वर्चस्व ना हो, इस दिशा में भारत को साथ खड़े होना है, तो भारत साथ खड़े हो जाता है। रूस युद्ध की दिशा में बढ़ चुका है, लेकिन तेल की जरूरत भारत को है, तो भारत रूस के साथ संबंध बनाता है। चीन सीमा पर मौजूद है, बावजूद इसके व्यापारिक गतिविधियां ना रुकी हैं ना धीमी पड़ी है, बल्कि वह तेज गति से चल रही है। श्रीलंका के भीतर जिस तरीके से चीन घुसता चला गया और चीन ने वहां पर अलग अलग बंदरगाहों पर कब्जा भी किया और वहां पर अपने जासूसी पनडुब्बियों को भी भेजा, बावजूद इसके भारत श्रीलंका के साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर खड़ा हुआ नजर आया। नेपाल के भीतर भी चीन घुस चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र नेपाल है, यह सोच भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर और भारत के अपने सांस्कृतिक मूल्यों के तौर पर रहती है। और बांग्लादेश की स्थिति भी भारत को लेकर क्या है और उसके संबंध चीन के साथ बांग्लादेश के क्या है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। भूटान के साथ भी चीन ने समझौते किए हैं सीमावर्ती इलाकों को लेकर, लेकिन संबंध भारत के बने हुए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को जब आप देखना शुरू करेंगे तो अमेरिका और चीन आमने सामने व्यापारिक युद्ध करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारत दोनों से व्यापार कर रहा है। अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, लेकिन भारत व्यापार जो भी कर रहा है और जो भी सस्ते में सुविधा रूस से मिल रही है, उस पर प्रतिबंध अमेरिका लगा नहीं पाता है। श्रीलंका की परिस्थितियों में भी अमेरिका की दखलंदाजी हुई नहीं, चीन वहां पर घुसता चला गया। नेपाल में चीन के साथ जो कर्ज दिया हुआ है वहां पर, उससे जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वह जाहिर है चीन की तरफ टिल्ट है। लेकिन कूटनीति कहती है सबके साथ खड़े रहो। अगला सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल अब यह आ चला है कि एससीओ की अध्यक्षता अब भारत को करनी है, यानी अगले बरस बैठक भारत में होगी और उसमें चीन भी आएगा, उसमें रशिया भी आएगा। पाकिस्तान ने कहा हम उस वक्त तय करेंगे, अभी तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की परिस्थिति यह है कि G20 की अध्यक्षता भी भारत को करनी है और G20 की अगली बैठक दिल्ली में ही होगी। वहां पर रूस भी होगा, चीन भी होगा, अमेरिका भी होगा और दुनिया के वो तमाम देश जो मौजूदा वक्त में नाटो के सदस्य हैं और रूस का विरोध कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी भी G20 में होगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी भी इस G20 के भीतर है। और उसी के बाद G7 को भी यह तय करना है कि भारत को
8वें सदस्य के तौर पर वो ले या ना ले, क्योंकि इसके संकेत इस बार जो जर्मनी में जून के महीने में बैठक हुई उसमें ये संकेत दिए गए कि भारत को G7 में शामिल किया जा सकता है, यानी G7 की जगह G8 हो जाएगा। और इसी दिसंबर में भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी 1 बरस के लिए मिल जाएगी। यानी जिस यूनाइटेड नेशन के भीतर के सुधार का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे हैं, अब उस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता 1 बरस तक भारत के पास रहेगी। यानी ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आने वाले वक्त में जब दुनिया मंदी की दिशा में लगातार जा रही है और युद्ध कब खत्म होगा यूक्रेन और रूस का कोई नहीं जानता है। व्यापारिक संघर्ष की स्थिति चीन और अमेरिका की कब खत्म होगी कोई नहीं जानता है। चीन ने जो कर्ज भारत के इर्द गिर्द चारों तरफ दे रखे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, सबको कर्ज में अपने साथ डुबोया है और अपनी परिस्थितियों को वहां पर मजबूत करने की दिशा में चीन बढ़ चला है। उसी चीन के साथ एससीओ में कोई संवाद नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में भारत केंद्र में खड़ा होगा और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि दुनिया को भारत की कितनी जरूरत है और भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए क्या दुनिया को साधेगा या कहीं इस प्रक्रिया में फंस तो नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर हथियारों की दृष्टि से मदद करने की दिशा में बढ़ चुका है। शुरुआती मदद F-16 के रख रखाव को लेकर है, वही F-16 जो भारत की सीमा में भी घुस आया था और उसको मार गिराने का दावा भी किया गया। लेकिन इन परिस्थितियों से हटकर क्या दुनिया का हर देश अगर अपनी जरूरतों के मद्देनजर ही कूटनीति को कर रहा है, तो भारत की जो निजी जरूरतें हैं क्या वो रशिया से हो जाएगी, क्या अमेरिका से हो जाएगी, चीन से हो जाएगी, या ये सारे देश जब आपस में टकराएंगे तो भारत के सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आकर खड़ी तो नहीं हो जाएगी। यह पहली बार भारत के साथ ऐसी स्थिति है जहां G20 की अध्यक्षता की बैठक करते हुए दिल्ली में करनी है, एससीओ की अध्यक्षता भारत को करनी है अगले बरस, वह भी दिल्ली में बैठक होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता इसी साल दिसंबर में भारत को मिल जाएगी और G7 में G8 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि विश्व कूटनीति में भारत का कद बढ़ा है। और भारत ने इस दौर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 150 अरब डॉलर तक आया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत के पास मौजूद बड़ी तादाद में, हालांकि वो लगातार कम हो रहा है। और G7 की जो कंट्रीज है वो सभी रशिया के खिलाफ खड़ी है, मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सभी चीन और रशिया को लेकर आंख दिखाते हैं। ये G7 के सारे सदस्य G20 में हैं और G20 की अध्यक्षता भारत को करनी है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की बैठक में कर दिया कि फूड सिक्योरिटी का संकट, फ्यूल सिक्योरिटी का संकट, फर्टिलाइजर का संकट, और पुतिन ने निजी तौर पर जब इस बात को कहा कि फर्टिलाइजर की मांग को हम पूरा करेंगे जो आपकी मांग है, ऊर्जा के क्षेत्र में हम मदद करेंगे, और भारत रूस में तो स्थिति यह आनी चाहिए कि वीजा फ्री टूरिज्म होना चाहिए दोनों देशों के बीच। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ एससीओ को यह सोचकर बनाया गया था कि यह नाटो के काउंटर में होगा, नाटो देश अमेरिका की अगुवाई में है, एससीओ को माना गया था ये चीन और रशिया अगुवाई कर रहे होंगे, लेकिन भारत के संबंध जो अमेरिका के साथ रहे और इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मार्केट इकोनॉमी के लिहाज से भारत जो दुनिया की जरूरत बन गया है, उसमें भारत की महत्ता ही है कि वह शी जिनपिंग के साथ बैठक भी नहीं होती है और व्यापार भी जारी होता है। हम आपको बताएंगे कितना बड़ा रिकॉर्ड तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार चल रहा है, लेकिन रशिया के साथ भारत का ऐसे वक्त में खड़ा होना जब दुनिया मान रही थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और युद्ध में ऐसे शख्स का, ऐसे देश का साथ नहीं दिया जाता है जो युद्ध करे और किसी कमजोर देश को दबाने में लग जाए। इन सब के बावजूद भारत के 5 प्रोडक्ट रशिया से किस तेजी से आए, जरा इसको देखिए। क्रूड पेट्रोलियम 8,360 करोड़ का, कोयला
4,087 करोड़ का, 4,870 करोड़ का, हीरा 4,450 करोड़ का, रिफाइंड पेट्रोलियम 2,380 करोड़ का, गैस टरबाइन 2,120 करोड़ का। हम इस बात का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि युद्ध के वक्त और युद्ध के धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ भारत और रूस के व्यापारिक संबंध भारत के लिए लाभदायक हो गए। यानी अमेरिका जिसका विरोध कर रहा है, भारत के लिए वो लाभदायक हो गए। इस साल की पहली तिमाही में जनवरी से मार्च तक 6.6 लाख टन कच्चा तेल रशिया से भारत आया। दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में यह 6.6 लाख टन जो था यह 84.2 लाख टन हो गया, और प्रति बैरल $30 की छूट भी दी जा रही थी। यानी पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में भारत को लगभग 3,500 करोड़ का लाभ भी हो गया। सस्ते में तेल मिल रहा है, कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये 10 गुना तक बढ़ गया है इस दौर में जब युद्ध हो रहा है। तो यह जो एससीओ है, इसमें जो 8 देश हैं उसमें चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान यह भी हैं। लेकिन जो डायलॉग्स पार्टनर हैं उसमें नेपाल भी है, टर्की भी है, श्रीलंका भी है। जो ऑब्जर्वर मेंबरान है उसमें ईरान भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है। यानी ध्यान दीजिए तो नाटो देशों के ठीक समानांतर एससीओ की मौजूदगी, क्या यह एक बैलेंस बनाती है, या भारत के सामने मुश्किल है कि वहां किसके साथ किस रूप में खड़ा हो और किसके साथ व्यापारिक संबंधों को वह बढ़ाने की दिशा में ले जाए। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अमेरिका को भारत जितना माल एक्सपोर्ट करता है उससे बहुत कम तादाद में इंपोर्ट करता है, लेकिन चीन को जितना माल एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करता है। व्यापार की दृष्टि से अमेरिका फायदेमंद, लेकिन जो वॉल्यूम देखिएगा वो चीन के साथ ज्यादा हो रहा है। मसलन रूस अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट भारत का है वो $76 बिलियन का है, लेकिन जो इंपोर्ट होता है वो $43 बिलियन का है। यानी भारत को लाभ है तकरीबन 2,60,000 करोड़ का। लेकिन चाइना में जैसे ही आप आते हैं यहां पर भारत को घाटा है लगभग 5,80,000 करोड़ का, क्योंकि एक्सपोर्ट जो करते हैं वो सिर्फ हम $21 बिलियन का, लेकिन इंपोर्ट होता है $94 बिलियन का। और कमोवेश हर देश को देखते चले जाइएगा। यूएई एक्सपोर्ट करते हैं $28 बिलियन, इंपोर्ट करते हैं $44 बिलियन। सऊदी अरब एक्सपोर्ट करते हैं लगभग $9 बिलियन, इंपोर्ट करते हैं लगभग $34 बिलियन। इराक में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं लगभग $2.5 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट करते हैं लगभग $32 बिलियन। रशिया के भीतर भी हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन का है। जो माल आ रहा है वो बढ़ते बढ़ते $10 बिलियन को पार कर चुका है। यहां पर 3 सवाल किसी के जहन में भी आएंगे कि जो चाइना भारत की सीमा पर खड़ा है, जो चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, उस चाइना के पक्ष में अगर रशिया है और एससीओ के तमाम देश हैं तो भारत वहां पर क्या कर रहा है, या भारत को वहां पर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनानी चाहिए। दूसरा सवाल, अमेरिका जो नाटो देशों के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार वॉल्यूम में बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है उसका कुछ लाभ मिलता है। और हथियारों की दृष्टि से देखिए तो रूस और अमेरिका के साथ ही भारत का व्यापारिक संबंध हथियारों को लेकर भी रहा है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की असल परीक्षा 2023 में होनी है, जब G20 की वो अध्यक्षता करते हुए बैठक करेगा और उसमें दुनिया के वो तमाम देश दिल्ली में मौजूद होंगे, या फिर G20 की बैठक ऐसे वक्त भारत के हाथ में आई या दी गई जबकि यह एक ऐसे केंद्र के तौर पर है जहां भारत के संबंध दुनिया के हर देश के साथ बेहतर है। लेकिन भारत की अपनी आर्थिक परिस्थिति और अपनी आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर क्या भारत को किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, या जहां से जो लाभ मिले उसको अपनाना चाहिए, जैसा जिक्र भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं कि हम अपनी जरूरतों पर ध्यान देंगे और इस बात का कोई जिक्र ना करे कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। सब अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम भी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो शायद दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की परीक्षा की घड़ी आ गई है
और इस परीक्षा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कौन सी पहचान बनेगी, यह भी 2023 में तय होगा। और दुनिया के वो तमाम देश जो भारत के साथ अभी तक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग अलग तरीके से जुड़ते रहे हैं, इसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक किस रूप में विश्व मंच पर दिखाई देगी, इसका भी इंतजार दुनिया कर रही है। लेकिन यहां पर चाइना का सवाल बड़ा है भारत के लिए। क्या चाइना के खिलाफ भारत अगर खड़ा होता है तो रूस भारत का साथ देगा? शायद यह एससीओ की बैठक में भी सबसे बड़ा सवाल, और यह G20 की बैठक में भी सबसे बड़ा सवाल। और तो और यूनाइटेड नेशन तक के भीतर में जब टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में भारत खड़ा करता है तो चीन पाकिस्तान का साथ देता है, और एससीओ में चीन भी स्थायी मेंबर है और पाकिस्तान भी है। किस रूप में डील होनी है या नहीं होनी है और आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएंगे, इसके प्रयोग के तौर पर सबसे बड़ी बात यह हो चली है कि हम कहां पर खड़े हैं। और दूसरा सवाल है कि चीन ये घेराबंदी क्यों कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में सबसे मजबूत नेवी क्षेत्र में चीन है। 355 से ज्यादा वारशिप है, सबमेरिन्स है। शायद इसीलिए जो बनाया गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम वर्क जब करना शुरू हुआ तो उसमें भारत अमेरिका के साथ खड़ा था, चीन के नहीं। और जापान भी भारत के साथ खड़ा था। लेकिन टकराव की परिस्थिति में कौन कहां पर किस रूप में जाएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका क्वाड भी बनाता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी साथ खड़ा करता है, और जब पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाता है तो उसमें एक लंबी कतार है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है। ध्यान दीजिए, समुद्र के उस दायरे में जहां पर चीन सबके साथ अपने वर्चस्व को वहां पर लोगों पर लादना चाहता है। लेकिन सवाल उसके एक कदम आगे का है, और असल सवाल यही है, सार्क इस दौर में सक्रिय नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की मौत हो चली है। कोल्ड वार की परिस्थिति शायद नए रूप में आने वाले वक्त में उभर जाए, लेकिन अभी वह खुले तौर पर सिर्फ इस दृष्टि से नजर आ रही है कि रशिया के खिलाफ अमेरिका है, नाटो है, लेकिन चाइना को लेकर रशिया उसका विरोध नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीन के वन चाइना पॉलिसी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी एक साथ चाइना के दबाव में है। और हर कोई जानता है कि भारत की 60,000 सेना चीन और सीमा पर आमने सामने खड़ी हुई है। और गलवान वैली में क्या हुआ, और इसके बाद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया गया चीन की तरफ से, उसमें भारत के प्रभाव को रोकने के लिए ही यह प्रक्रिया को लाया गया। भारत अमेरिका के साथ मिलकर पूरे दायरे को खड़ा ना कर दे, यह भी सवाल उठा। इन सारे सवालों के बीच अगर हर कोई दबाव में है, और जिस श्रीलंका को हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद किया, वहां पर हवनटोटा पोर्ट पर तो चीन का जासूसी पनडुब्बी आकर खड़ी हो गई थी, जिसकी नज़र और सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ट्रैक जो हो सकता था वो कन्याकुमारी तक था, जो सिर्फ 451 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सारे सवाल, और भारत के रेंज में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। केरल का पोर्ट आ रहा था, कुंडकोलम न्यूक्लियर प्लांट आ रहा था, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट आ रहा था, चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज आ रहे थे। ये भारत ने सवाल उठाए थे। लेकिन श्रीलंका चीन के दबाव में, नेपाल की विभिन्न परियोजनाओं में 15 अरब रुपए की मदद चीन कर चुका है, यानी अब $800 बिलियन और देने का जिक्र हो रहा है। यही परिस्थिति कमोवेश हर देश के साथ है, वो बांग्लादेश हो, वह नेपाल हो, वो म्यांमार हो, वो मालदीव हो, कोई भी देश हो। आखिर के 4 सवाल जो शायद इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के पास पहली बार विश्व मंच पर अपनी धाक, अपनी ताकत, अपनी कूटनीति को सफलतापूर्वक दिखलाने का मौका है। पहली बार भारत एक साथ एससीओ की अध्यक्षता और G20 की अध्यक्षता करते हुए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी करेगा। पहली बार दुनिया के सामने एक साथ 3 संकट आए हैं। युद्ध का संकट है, मंदी का संकट है, और विश्व तौर पर एनर्जी और अनाज के संकट को पूरा यूरोप झेल रहा है। महंगाई और इन्फ्लेशन चरम पर पहुंच चुके हैं। भारत की अपनी आर्थिक परिस्थिति भी कोई बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दुनिया के तमाम महाशक्ति और रईस देशों से
समझौता करना, करवाना, पुल का काम बनना और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भारत के हित को साधने की पहली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही इस दौर में निकल कर आई है। तो क्या भारत इसे साध सकेगा? क्या चीन के साथ दो दो हाथ करने की परिस्थिति में भारत कभी भी आ पाएगा? क्योंकि चीन के साथ व्यापारिक संबंध इस रूप में है कि वहां से जो माल आता है भारत में कच्चे माल के तौर पर भी, वह भी भारत एक्सपोर्ट भी करता है उसको पक्के माल को बनाकर। यानी भारत का एक्सपोर्ट सिस्टम भी चीन के इंपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत को इकोनॉमी भी देखनी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं ये युद्ध का वक्त नहीं है और पुतिन को कहते हैं, तो इसके मैसेज दुनिया में दो तरीके से जाते हैं। एक, भारत पहली बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और पीस प्रोसेस के साथ खड़ा है। दूसरा, चीन को लेकर भारत हाथ खड़े कर रहा है कि उससे वो दो दो हाथ नहीं करेगा। बातचीत के आधार पर ही चीजें जितने दिन चलनी है चलती चली जाए। और जो आने वाले वक्त में गलवान घाटी में हो या भूटान के साथ जो स्थिति निकल कर आए, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत चारों तौर से चीन को लेकर घिरा हुआ है, उसको लेकर कोई सवाल होगा, तो युद्ध की परिस्थिति इजाजत अभी नहीं देती है। फिर वही सवाल 3, 2024 में भारत के लोकसभा चुनाव है। 2023 में अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की धाक दुनिया में जम जाती है तो शायद मोदी को यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे कद्दावर नेता के तौर पर लाकर खड़ा कर देगी। दूसरी परिस्थिति, जिस समय ये बैठकें हो रही होंगी उसी दौर में भारत के विधानसभा चुनाव भी चल रहे होंगे। और विपक्ष की रणनीति या विपक्ष की अपनी राजनीतिक समझ हमेशा से यही रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सत्ता का साथ हर विपक्ष देता आया है। तो उसमें भी सहूलियत होगी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव के मद्देनजर भी। लेकिन तीसरा सवाल जो भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के सामने जो संकट है, वह बेरोजगारी का संकट हो, वो यहाँ के विकास दर का संकट हो, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के ऊपर बढ़ते हुए कर्ज का संकट हो, व्यापार घाटे का संकट हो, उसके मद्देनजर भारत को जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चाहिए, क्या तमाम देशों के साथ 1 to 1 संबंध बनाते हुए भारत इन मांगों को पूरा कर पाएगा? या फिर कल अमेरिका कहेगा कि आप रूस के साथ खड़े हैं तो हम साथ खड़े नहीं होंगे। कल को रूस कहेगा कि चाइना हमारी जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। कल को चाइना ये कहेगा कि आप हमारे साथ समझौता कीजिए, अन्यथा हम स्थितियों को आपके प्रतिकूल बना देंगे। तब शायद ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। और ये परीक्षा प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।